कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई और दोनों अपने गांव की ओर निकल पड़े। कंक्रीट के मकानों से घिरे इस छोटे से कमरे में जून की दोपहर तपने लगी थी। दीवारें इतनी गर्म थीं कि छूने पर हाथ झुलस जाएं। सुनीता पसीने में लथपथ होकर बंद पंखे को देख रही थी, जो सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा था। हे भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे किसी जलती हुई भट्टी के अंदर बंद कर दिया गया हो। ये पंखा है या कोई हीटर? हवा देने के बजाय शरीर को और जला रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सुनीता, थोड़ा सा सब्र रखो। दोपहर की धूप ढलते ही कमरे की तपन थोड़ी कम हो जाएगी। लो, थोड़ा मटके का पानी पी लो, राहत मिलेगी। मटके का पानी? राहुल, इसमें पानी नहीं, उबलता हुआ काढ़ा जैसा महसूस हो रहा है। इस शहर में न हवा है, न पानी, न सुकून। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ सुनीता। शहर में बिजली की कटौती और ऊपर से यह कंक्रीट का कमरा इंसान का दम घुटने के लिए काफी है। फिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं, जहाँ थोड़ी ताजी हवा हो, थोड़ा ठंडक हो। ठंडक? तुम्हें पता है सुनीता, इस वक्त मेरे गांव में क्या माहौल होगा? हमारा गांव नदी के ठीक किनारे बसा है। पीपल और बरगद के घने पेड़ पूरे घर पर अपनी छांव फैलाकर रखते हैं। तुम्हारे गांव में? पर इस कड़कती धूप में गांव में तो और बुरा हाल होगा ना। वहाँ तो खेत सूख रहे होंगे। अरे नहीं, तुम हमारे गांव को बाकी गांवों जैसा मत समझो। हमारा घर यानी तुम्हारा ससुराल गंगा की एक बहती नदी के बिल्कुल तट पर है। दोपहर में जब पूरे देश में लू चलती है, तब वहां नदी से आने वाली ठंडी पूर्वाई हवाएं पूरे घर को कुदरती एसी बना देती हैं। राहुल, तुम अब सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या मुझे वहाँ ले भी चलोगे? मुझे बस इस शहर की आग से दूर जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम कल ही तुम्हारे गांव निकल रहे हैं। मैं 1 मिनट भी यहाँ और नहीं रुक सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो, आज रात की ही ट्रेन का टिकट देखता हूँ। भगवान जी, बस 2 टिकट दिला दो, मुझे उस ठंडी नदी के पास पहुँचा दो। अगले दिन राहुल और सुनीता ने तत्काल की टिकट ली और गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई और दोनों अपने गांव की ओर निकल पड़े। तपती गर्मी और शहर की उस उमस भरी घुटन से दूर आखिरकार सुनीता और राहुल अपने गांव पहुंच ही गए। क्या तुम इस हवा को महसूस कर रहे हो? ये महज हवा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा पानी चेहरे पे छिड़क दिया हो। मैंने तुमसे कहा था ना सुनीता कि हमारे गांव का यह नदी किनारा गर्मी के मौसम में भी किसी जन्नत से कम नहीं होता। वाकई राहुल, देखो वो नदी की लहरें कैसे सूरज की किरणों में चमक रही हैं। मुझे तो लगता है कि मैं अब कभी उस सीमेंट के शहर में वापस नहीं जाऊंगी। लंबे सफर के बाद राहुल और सुनीता पैदल चलते हुए अपने घर की ओर बढ़े और कुछ ही देर में अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए। आ गए मेरे बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। अरे सुनीता बेटी, तेरा चेहरा तो गर्मी और सफर के थपेड़ों से लाल हो गया है। जल्दी अंदर आंगन की छांव में आकर बैठ। प्रणाम माँ जी। बस का सफर तो थोड़ा लंबा था, लेकिन आपके इस गांव की हवा ने उतरते ही मेरी सारी थकान दूर कर दी। यहाँ तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही। हाँ माँ, सच में शहर में तो बिजली जाते ही ऐसा लगता था जैसे दम घुट जाएगा। यहाँ आकर लग रहा है कि फेफड़ों को असली और ताजी ऑक्सीजन मिली है। चलो अब घर के अंदर आ जाओ, सफर भी लंबा था, पहले थोड़ा आराम कर लो। वाह माँ जी, इतना मीठा और ठंडा पानी। फ्रिज का पानी भी इसके आगे फीका है। गांव की ये ठंडक मुफ्त में नहीं मिलती बहू। इस घर को शांत रखने के लिए सुबह से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नदी से पानी लाना, चूल्हा संभालना और आंगन को सींचना। मैं मेहनत से नहीं डरती माँ जी। जब इतना सुकून मिल रहा है तो काम करने में क्या हर्ज है। हौसला अच्छा है बेटी, पर याद रखना, आज शाम ढलने से पहले हमें नदी के घाट से जल के 4 बड़े मटके भरकर लाने हैं। क्या माँ जी, मुझे नदी से पानी के मटके उठाकर लाने होंगे? अगली दोपहर नदी की ताज़ा ठंडक भयंकर लू में बदल गई। दोपहर के सन्नाटे में अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ क्या हुआ? सुनीता, जल्दी बाहर आओ। राहुल, घबराओ मत। माँ जी को तुरंत नीम के पेड़ की छाया में लिटाओ। यह भीषण लू और डिहाइड्रेशन का असर है। शरीर तवे की तरह तप रहा है सुनीता। यहाँ गांव में इस समय कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। पैनिक मत करो। तुरंत अंदर जाकर मटके का ठंडा पानी, साफ कपड़ा
और रसोई से नमक चीनी लेकर आओ जल्दी। सुनीता ठंडे पानी की पट्टी सावित्री देवी के माथे पर रखती है और उन्हें नमक चीनी का घोल पिलाती है। सुनीता, तू तो शहर की नाजुक बहू है, पर तू तो मेरी जान बचा रही है बेटी। माँ जी, अपनों की देखभाल शहर और गांव दोनों जगह एक जैसी ही होती है, आप बस आराम कीजिए। हे भगवान, सूर्यास्त होने वाला है। अगर नदी से जल का मटका नहीं आया तो 100 साल पुरानी परंपरा टूट जाएगी। माँ, आपकी जान से बढ़कर कोई परंपरा नहीं है, आप शांत बैठिए। परंपरा नहीं टूटेगी माँ जी, आपकी जगह आज जल मैं लेकर आऊंगी। सुनीता, तुमने कभी भारी मटका नहीं उठाया और शाम ढलते ही नदी का घाट सुरक्षित नहीं रहता। राहुल, जब माँ जी बीमार हुई तब मैंने जिम्मेदारी संभाली ना, तो अब अपने परिवार के मान के लिए पीछे नहीं हटूंगी। सुनीता खाली मटका उठाकर नदी की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंची, झुककर मटके में साफ पानी भरा और उसे सिर पर रखकर घर की ओर वापस चल दी। घर लौटते समय अचानक सुनीता की नजर रास्ते में पड़ी एक चमचमाती मणि पर गई। अरे, ये कैसी चमचमाती चीज है, देखने में तो बहुत कीमती लग रही है। इसे घर ले जाकर माँ जी को दिखाती हूँ, शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। माँ जी, मैं पानी ले आई हूँ और देखिए जंगल के रास्ते में मुझे ये चमचमाती मणि भी मिली है। अरे बहू, यह तो हमारे गांव की चमत्कारी मणि है। कहते हैं जिसके पास यह मणि होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। अगले ही पल गांव के पुजारी जी वहां आ पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर उस चमचमाती मणि पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बेटी, ये मणि इस गांव में नहीं होनी चाहिए थी। इसके वापस आने का मतलब है कि कोई बड़ा रहस्य फिर से जाग उठा है। मुझे डर है कि यह मणि हमारे गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट लेकर आएगी। तो अब हम क्या करें पंडित जी? मेरी बहू तो अभी अभी इस गांव में आई है, इसे यहाँ की किसी भी बात का पता नहीं है। अगर सच में इस मणि की वजह से कोई संकट आने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए? इस मणि को जितनी जल्दी हो सके वापस जंगल की उस प्राचीन गुफा में रखना होगा। वहीं इसका असली स्थान है। अगर यह मणि गांव में ज्यादा देर रही तो इसका प्रभाव पूरे गांव पर भारी पड़ सकता है। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगर यह मणि सच में इतनी शक्तिशाली और कीमती है तो इसे जंगल की गुफा में वापस क्यों रखूं? इसे बेचकर हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। शहर में एक आलीशान घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, फिर कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। राहुल ने चुपचाप घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा और चमत्कारी मणि को मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माँ जी, वो चमत्कारी मणि कहीं नहीं मिल रही। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। क्या मणि गायब हो गई? यह कैसे हो सकता है? और देख, सुबह से यह भयानक बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे पूरा विश्वास है यह उसी मणि का प्रकोप है। अब हम क्या करें माँ जी? अब देर करने का समय नहीं है बहू, हमें तुरंत गांव के पुजारी जी के पास जाना होगा। पंडित जी, चमत्कारी मणि गायब हो गई है। हमने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। क्या मणि गायब हो गई? ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अगर सूरज ढलने से पहले चमत्कारी मणि अपने स्थान पर वापस नहीं पहुंची तो इस गांव पर ऐसा संकट टूटेगा जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। पर पंडित जी, मणि तो कहीं मिल ही नहीं रही। हमने पूरा घर और आंगन छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब हम क्या करें? नहीं बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि मणि अभी भी तुम्हारे घर में ही है। उसे ध्यान से ढूंढो। तभी रास्ते में उन्हें राहुल दिखाई दिया। वह एक अमीर सेठ के साथ खड़ा होकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहा था। सेठ जी, मेरे पास गांव की चमत्कारी मणि है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसे बेच सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे वह मणि हर हाल में चाहिए। उसकी कीमत जो भी हो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है सेठ जी, कल 20 लाख रुपए लेकर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाइए। वहीं मैं आपको मणि सौंप दूंगा। पक्का, कल ठीक समय पर मैं 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन याद रखना, मणि असली होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राहुल ऐसा करेगा। मुझे पूरा यकीन है
उसने चमत्कारी मणि कहीं घर में ही छिपा रखी होगी। चलो एक बार अच्छी तरह पूरे घर की तलाशी लेते हैं। सावित्री देवी और सुनीता को राहुल द्वारा आंगन में मिट्टी के नीचे दबाई गई चमत्कारी मणि मिल जाती है। बेटा, तू अभी इसी वक्त इस चमत्कारी मणि को लेकर जंगल की उस गुफा में रखा जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। शायद इस मणि को उसके सही स्थान पर रख देने से ये भयानक बारिश भी रुक जाए और गांव पर आया संकट टल जाए। सुनीता चमत्कारी मणि को अपने आंचल में सुरक्षित रखकर अकेली ही जंगल की रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ी। तेज बारिश, गरजती बिजली और सुनसान रास्ते के बावजूद उसके कदम नहीं रुके। जैसे ही सुनीता ने चमत्कारी मणि को गुफा के बीचों बीच रख दिया, तभी एक दिव्य साधु प्रकट हुए। बेटी, तुमने इस मणि को उसके सही स्थान पर वापस पहुंचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। बाबा, इसमें मेरा कोई बड़ा उपकार नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अपने गांव और अपने लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप करने लगा। तभी उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली और गुफा के सामने एक रहस्यमयी चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें इस पोर्टल के पार जाकर एक ऐसा काम पूरा करना होगा जो पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। इतना कहकर साधु गायब हो गए और सुनीता बताए रास्ते पर आगे बढ़ गई। ये कैसा चमत्कार है? एक तरफ सोने से भरा रास्ता है और दूसरी तरफ साधारण रास्ता। आखिर मैं कौन सा रास्ता चुनूं? कुछ पल सोचने के बाद सुनीता ने सोने से भरे रास्ते की ओर देखा, लेकिन उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया। उसने साधारण रास्ता चुना और धीरे धीरे उसी पर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते सुनीता एक प्राचीन कुएं के पास पहुंच गई, जो पूरी तरह सूखा हुआ था। जंगल के बीचों बीच ये कुआं कहाँ से आया और ये इतना पुराना और सूखा हुआ क्यों है? इस कुएं में पानी वापस लाना ही तुम्हारा पहला कार्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीजें त्यागनी होगी। सुनीता अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी माँ की दी हुई सोने की चूड़ी कुएं में डाल देती है। अचानक उस सूखे कुएं में धीरे धीरे पानी भरने लगा। देखते ही देखते कुआं स्वच्छ पानी से लबालब हो गया। शायद इस कुएं ने गांव की सारी तूफानी बारिश को सोख लिया है। अब मुझे तुरंत घर वापस जाना होगा। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही रहस्यमयी जादुई दरवाजा खुल चुका था। वह बिना देर किए उस दरवाजे के अंदर चली गई और पल भर में गांव वापस पहुंच गई। अगली सुबह गांव में तूफानी बारिश आखिरकार पूरी तरह रुक चुकी थी और आसमान साफ होने लगा था। लेकिन जब राहुल को पता चला कि सुनीता चमत्कारी मणि को वापस जंगल की गुफा में पहुंचा चुकी है, तो उसके होश उड़ गए। अब सेठ से किए गए 20 लाख रुपए के सौदे का क्या होगा? अगर उसे पता चल गया कि मणि मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राहुल कुछ देर तक घबराकर सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक चाल आई। राहुल नकली मणि लेकर सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, मैं मणि ले आया हूँ। अब मेरे 20 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। पहले मुझे मणि दिखाओ, कहाँ है? कितने सालों से मैं इस मणि को ढूंढ रहा हूँ। राहुल ने जैसे ही मणि सेठ के हाथ में दी, सेठ ने उसे ध्यान से देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह असली मणि नहीं बल्कि नकली थी। अरे शहरी बाबू, ये तो नकली मणि है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। चंगू और मंगू, इस शहरी बाबू को अच्छी तरह सबक सिखाओ। चंगू और मंगू ने राहुल की जमकर पिटाई कर दी। राहुल दर्द से कराहता हुआ उनसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन दोनों ने उसकी एक न सुनी। चंगू और मंगू से पिटने के बाद राहुल किसी तरह वहां से बचकर घर की ओर लौट आया। आ गए सेठ के आदमियों से मार खाकर? तुम्हें कैसे पता? हमने तुम्हें सेठ से बातें करते हुए सुन लिया था। फिर हमने असली मणि को उसकी सही जगह पहुंचा दिया था। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया था कि लालच इंसान को कुछ पल के लिए खुशियां तो दे सकता है, लेकिन अंत में उससे मुसीबत में ही डालता है।